Hi guys, welcome to our YouTube channel Streamline Education. I am Chetan and today we are going to see the solved examples from the chapter Heat, Science and Technology Part 1. But before that, some basics. So what is heat? Heat is nothing but it is the kinetic energy of the atoms and molecules present in matter. So जो भी मैटर है, जिस भी मैटर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर होती है हीट एंड ऑब्वियसली जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है उसके अंदर हीट भी ज्यादा होती है. नाउ व्हाट एक्चुअली इज हीट? हीट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, बट द थिंग इज दैट दे शुड बी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. हीट कैसे ट्रांसफर होती है? एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन दोनों भी टेम्परेचर जो दोनों के रहेंगे वो अलग अलग होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड दिस ऑब्जेक्ट इज एट 40 डिग्री सेल्सियस, then obviously the heat is going to get transferred from an hotter object to a colder object. तो हीट कहां से ट्रांसफर होगी? ये वाले ऑब्जेक्ट से ये वाले में, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है. और एक चीज जो याद रखनी वो ये है कि ट्रांसफर ऑफ हीट तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. तो हीट इसमें से कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होती रहेगी और जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तब हीट ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगा. तो व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स वी हैव टू रिमेंबर दीस कांसेप्ट्स. सो हीट इज नथिंग, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी that can be transferred from one object to another object if they are at different temperatures. Now कोई भी चीज को अब अगर हम हीट करते हैं तो उसका क्या बढ़ता है? जनरली उसका टेम्परेचर बढ़ता है. और जब भी कोई ऑब्जेक्ट में से हम हीट निकालते हैं तो उसका क्या कम हो जाता है? टेम्परेचर कम हो जाता है. लेकिन ये चीज हर बार काम नहीं आती. कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि जिसमें हीट सप्लाई करने के बाद भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है. चलो ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक अ बीकर और उसमें आइस क्यूब्स रख दिए हमने. ओके, आइस क्यूब्स. अब वी नो द टेम्परेचर ऑफ आइस, इट इज 0 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पे अगर हमने थर्मामीटर रख दिया तो यहाँ पे कितना दिखाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस. अब क्या करते हैं हम? वी विल सप्लाई हीट टू इट. ओके, यहाँ पे इसको हम हीट सप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर. नाउ हीट सप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बर्फ का क्या होगा? इट विल स्टार्ट टू मेल्ट. तो बीकर में अभी कुछ आइस क्यूब्स रहेंगे और कुछ पानी भी रहेगा. सो जैसे जैसे हीट हम उसको देते रहेंगे वैसे वैसे आइस किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में. बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फेस चेंज. किसका एग्जांपल है ये? फेस चेंज का. यानी कि जो आइस है इट इज इन द सॉलिड फेस और जो वाटर है इट इज इन द लिक्विड फेस. सो व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग हीट टू इट, द phase is changing from solid to liquid. And if you observe the temperature, जो टेम्परेचर पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, अभी भी वही टेम्परेचर अभी भी कायम रहेगा. कब? जब तक कि ये पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. सो ऑब्वियसली हम हीट सप्लाई कर रहे हैं लेकिन क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है. ओके, तो कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगे जिसमें हीट सप्लाई करने के बाद भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. ओके, तो ये हीट कहां पे यूटिलाइज हो गई? फिर हीट तो हमने दिया लेकिन टेम्परेचर बढ़ा नहीं, इसका मतलब हीट का यूटिलाइजेशन हुआ है. तो ये जो हीट हमने सप्लाई की है इट इज यूज्ड फॉर वीकनिंग ऑफ बॉन्ड्स. इट इज यूज्ड फॉर वीकनिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. ओके, तो ये जो हीट है इट इज यूज्ड फॉर वीकनिंग ऑफ बॉन्ड्स. तो ये वीकन करने के लिए यूज हो जाएगी और टेम्परेचर वैसे के वैसा रहेगा. तो जब भी फेस चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. फिर फेस चेंज दोनों तरीके से हो सकता है, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. ये दोनों भी कंडीशंस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. ओके, तो कुछ ऐसा सिचुएशंस है जिसमें हम हीट सप्लाई करने के बाद भी उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है. तो जो हीट हमने सप्लाई की है at constant temperature, the heat that is supplied to an object at constant temperature
to convert it from one phase to another phase is called as the latent heat. Okay, it is called as the latent heat. The heat that is supplied to an object, okay, at constant temperature. Temperature बढ़ेगा नहीं, लेकिन क्या होगा? To convert it from one phase to another phase, that is called as the latent heat. So कुछ चीजें जो याद रखनी है, that is first is latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization of water. Latent heat of vaporization of water. It is 540. Okay, latent heat water का कितना रहता है? 540. That is calories per gram. Okay, और latent heat of melting of ice. Latent heat of melting of ice is 80 calories per gram. Now you have to remember these values. Latent heat of vaporization of water, इसका मतलब कि जब वाटर को हम 100 डिग्री पे हीट करेंगे, ओके, पानी लिया हमने और इसको अभी 100 डिग्री पे हीट करते जाएंगे, तो जब तक कि पूरा पानी स्टीम में नहीं कन्वर्ट हो जाता, ओके, जब तक पूरा पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. ओके, तो यहाँ पे भी फेज चेंज हो रहा है. ओके, वाटर लिक्विड है, इसको हम स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं यानी गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली द फेज इज चेंजिंग. सो व्हेनेवर देयर इज अ फेज चेंज द टेम्परेचर इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. इसका उल्टा भी होगा. अगर हमने कोई स्टीम है, इसको कंडेंस करके उसको वाटर में कन्वर्ट किया, ओके, अभी स्टीम है समझो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो जब तक ये पूरी स्टीम वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, ओके, जब तक पूरी स्टीम वाटर में नहीं कन्वर्ट हो जाती है तब तक भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. सो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट? हीट का यूनिट होता है जूल्स, बट दिस इज इन एसआई सिस्टम, और जनरली हम इसके लिए सीजीएस सिस्टम यूज करते हैं जहां पे हीट का यूनिट होता है कैलोरीज. ओके, तो जनरली हम ये यूज करने वाले हैं, हीट का यूनिट विल बी कैलोरीज. नाउ लेट अस कम टू स्पेसिफिक हीट. ये भी आपने पढ़ा हुआ है इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड. ओके, स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट इसको डिनोट किया जाता है सी के साथ. सी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट. सो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? इट इज द हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of an object by 1 degree Celsius. Okay, it is the heat required to raise the temperature of unit mass of a substance. Okay, unit mass यहाँ पे compulsory है. Unit mass, heat required to change the temperature of a unit mass of a substance or object by 1 degree Celsius. उसको बोलते हैं specific heat. So obviously अलग अलग मटेरियल्स का स्पेसिफिक हीट भी अलग अलग होता है. जैसे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो है 1. ओके, इसका स्पेसिफिक हीट वाटर का क्या होता है? 1, एंड दैट इज 1 कैलोरी. इसका यूनिट होता है कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. ओके, कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. लेट अस अगेन सी व्हाट इज स्पेसिफिक हीट. इट इज द हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of a unit mass of a substance by 1 degree Celsius. तो अगर मैं कोई कॉपर रॉड लेता हूं जिसका मास है 1 ग्राम, या फिर इट कैन बी 1 kg ऑल्सो, लेकिन वो यूनिट मास रहना चाहिए. यूनिट का मतलब होता है 1. सो जितना मुझे इसको हीट देना पड़ेगा, ओके, कितना हीट मुझे देना पड़ेगा ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए. समझो इसका ओरिजिनल टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, फिर मैंने उसको हीट देना शुरू किया, तब तक मैंने हीट दी जब तक कि उसका टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता. तो 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे जितना हीट देना पड़ा इस कॉपर रॉड को, वो हो जाएगा उसका स्पेसिफिक हीट. तो जैसे मटेरियल चेंज हो जाएगा वैसे ही उसका स्पेसिफिक हीट भी चेंज हो जाएगा. सो दीज आर सम बेसिक कंसेप्ट्स. अब हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है? 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. ओके, अब इसको अगर हम हायर अमाउंट में लिखना चाहते हैं, जैसे कैलोरीज को किलो कैलोरीज, तो ये हो सकता है 1 किलो कैल पर, लेकिन ग्राम का भी कन्वर्ट हो जाएगा केजी डिग्रीज सेल्सियस. तो दीज आर द यूनिट्स, ओके, ऑफ स्पेसिफिक हीट. नाउ रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. इसके बाद हम देखेंगे कि विच आर द फॉर्मूलीज
that will be useful for solving the problems. Now let us see some more basics. Now if we take water at room temperature, ओके, ये है वाटर एक बीकर के अंदर एट रूम टेम्परेचर, और फिर हमने एक आयरन रॉड लिया जिसको हमने हीट करके रखा हुआ है और जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, और ये है बीकर के अंदर रखा हुआ पानी रूम टेम्परेचर पे, समझो कि रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली इस पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, और जिसमें रखा हुआ है जो वेसल में उसको रखा हुआ है उसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा 20 degrees Celsius. Just an example. Now, if I take this iron rod which is heated at 100 degrees Celsius, और इस आयरन रॉड को मैं डाल देता हूं पानी के अंदर, ओके, अब इससे क्या हो जाएगा, ये है 100 डिग्री सेल्सियस पे और ये है 20 डिग्री सेल्सियस पे, और ये जो बीकर है मेटल बीकर है समझो, तो वो भी क्या हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा. Now we know that heat always transfers from an object at higher temperature to an object at lower temperature. तो ये हायर टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट है तो ये हीट इसमें से निकल जाएगी और किसमें पास हो जाएगी, वाटर के अंदर पास हो जाएगी. तो आयरन रॉड का टेम्परेचर कम कम होते जाएगा और वाटर के अंदर हीट जा रही है तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा. उसी प्रकार ये जो वेसल है, वेसल का भी टेम्परेचर बढ़ते जाएगा. क्यों? क्योंकि पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और पानी डायरेक्ट कांटेक्ट में है वेसल के, ओके, तो वेसल का भी टेम्परेचर बढ़ते जाएगा. फिर एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगा. लेकिन हीट ट्रांसफर बंद कब होता है, जब सब टेम्परेचर्स सेम हो जाएंगे. तो ऑब्वियसली इसमें से वाटर में हीट जाती रहेगी और वाटर में से वेसल में हीट जाती रहेगी, लेकिन कब तक, जब तक कि तीनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. तो ऑब्वियसली ऐसे कंडीशन में जब हम फाइनल टेम्परेचर देखेंगे इन सब का, तो सबका फाइनल टेम्परेचर T रहेगा, यानी कि सेम रहेगा. इनिशियल टेम्परेचर अलग है लेकिन थोड़े देर के बाद सबका फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाएगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर वहां पे रुक जाएगा, क्योंकि सबके टेम्परेचर सेम होने वाले हैं. तो दीज कंसेप्ट्स विल बी वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. चलो अभी इसमें हम देखते हैं कि व्हाट आर द फॉर्मूलाज दैट विल बी यूज्ड. अब हीट के लिए हीट एब्जॉर्ब या फिर हीट रिलीज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ओके, दोनों भी चीजें, आइदर हीट एब्जॉर्ब और आइदर हीट रिलीज्ड. एब्जॉर्ब यानी कि उसको देना पड़ेगा हीट, वो एब्जॉर्ब कर लेगा. हीट रिलीज्ड यानी कि वो हीट दूसरे को दे देगा. उसको रिप्रेजेंट किया जाता है Q से, ओके. तो हम इसको और स्पेसिफाई करने के लिए हम यहाँ पे एब्जॉर्ब लिख सकते हैं या फिर Q रिलीज लिख सकते हैं, so that we have a clear idea about what we are doing. Now Q is the heat released or absorbed. उसका फॉर्मूला होता है M into C into delta T. What is M? M is the mass of the substance, C is the specific heat of that substance, and delta T is the change in temperature. Delta generally use होता है represent करने को, that is change in temperature. Okay. अभी समझो एक एग्जांपल लेते हैं. समझो कि हमने एक कॉपर रॉड लिया, ओके, वी हैव टेकन अ कॉपर रॉड. नाउ कॉपर रॉड का मास था 100 ग्राम्स, ओके. नाउ समझ लो जस्ट एन एग्जांपल कि उसकी स्पेसिफिक हीट है 2.5, जस्ट एन एग्जांपल, ओके. सो सी समझो है स्पेसिफिक हीट उसका 2.5 एंड उसको हमने हीट किया, ओके, उसको हमने हीट किया. पहले उसका टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस और हीट करने के बाद उसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस. यानी कि इनिशियल टेम्परेचर उसको हम बोलेंगे T1, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर यानी कि T2 दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. सो डेल्टा T रिप्रेजेंट्स द चेंज इन टेम्परेचर. तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि डेल्टा T इक्वल्स टू T2 माइनस T1. T2 यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर और T1 है यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर. तो चेंज इन टेम्परेचर 100 माइनस 30 यानी कि 70 डिग्री. नाउ अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हीट एब्जॉर्ब बाय दिस कॉपर रॉड. ओके, व्हाट इज द हीट एब्जॉर्ब बाय दिस कॉपर रॉड. तो कितना आएगा, मास ऑफ दिस रॉड दैट इज 100 ग्राम्स
स्पेसिफिक हीट 2.5, ये सिर्फ एग्जांपल है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एंड डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर दैट इज 70 डिग्रीज. So when you solve this, you will get the heat absorbed in calories. Okay? अब और एक चीज जो याद रखनी है वो ये है कि समझो कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया या एक स्फीयर लिया या एक रॉड लिया जिसका टेम्परेचर था पहले 100 डिग्रीज सेल्सियस. फिर हमने क्या किया, उसको ठंडा किया और उसको लेके आ गए 50 डिग्रीज सेल्सियस में. अभी एक चीज याद रखना, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा था, पहले कंडीशन में टेम्परेचर ज्यादा हो रहा था. ओके, यानी उसको हीट कर रहे थे और इसको हम ठंडा कर रहे हैं. तो इसका इनिशियल टेम्परेचर था T1 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि T1 इज इनिशियल टेम्परेचर जो हमने कंसीडर किया है, एंड T2 है इसका 50 डिग्री सेल्सियस यानी कि फाइनल टेम्परेचर. अब यहाँ पे जो डेल्टा T होगा, चेंज इन टेम्परेचर, वो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर नहीं होगा क्योंकि हमारी वैल्यू माइनस में आएगी. यहाँ पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा दैट विल बी इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर. तो इनिशियल टेम्परेचर था 100 एंड फाइनल टेम्परेचर इज 50. तो चेंज इन टेम्परेचर विल बी 50 डिग्रीज सेल्सियस. सो दीज आर सर्टेन बेसिक पॉइंट्स दैट वी हैव टू रिमेंबर. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब फेस चेंज नहीं हो रहा है. ओके, यानी कि सॉलिड से लिक्विड नहीं हो रहा है, या लिक्विड से सॉलिड नहीं हो रहा है, या फिर लिक्विड से वेपर नहीं हो रहा है, या वेपर से लिक्विड नहीं हो रहा है, यानी कि फेस चेंज नहीं हो रहा. यहाँ पे सॉलिड का सॉलिड ही रखा है. ओके, लेकिन अगर फेस चेंज हो रहा है, ओके, तो क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे? चलो चेक करते हैं. Q इक्वल्स टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी. ओके, अभी समझो पानी लिया है, इसको हीट कर रहे हैं हम, और उसका पूरा हम कन्वर्ट करने वाले उसको स्टीम में. बॉइलिंग वाटर मालूम है हमको 100 डिग्रीज सेल्सियस है. ओके, तो अभी इसको हीट करने के बाद हमको एक चीज तो पता है कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब तक कि पूरा पानी स्टीम नहीं कन्वर्ट हो जाता, राइट? यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है. तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं है टेम्परेचर में, तो ऑब्वियसली डेल्टा टी 0 हो जाएगा. तो Q सप्लाइड टू दिस सिस्टम विल बी m इंटू सी इंटू 0, यानी कि हीट सप्लाइड विल बी 0 अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं. लेकिन हीट सप्लाई क्या हमने 0 सप्लाई की है? बिल्कुल भी नहीं. हम इसको कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई कर रहे हैं, 0 हीट नहीं कर रहे हम. तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं काम आएगा. तो ड्यूरिंग द फेज चेंज हमको दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है. ओके, जब भी फेज चेंज होगा, एक चीज याद रखना, इट कैन बी सॉलिड टू लिक्विड, इट कैन बी लिक्विड टू सॉलिड, it can be liquid to vapor, or it can be from vapor to liquid. Then you have to remember this formula, that heat absorbed or released, दोनों के लिए heat absorbed or released, heat absorbed or released will be mass into latent heat. Okay, very important formula. Whenever there is a phase change, you have to use this formula. Heat absorbed or released equals to mass into latent heat. Okay, mass into latent heat. Now this latent heat can be of vaporization or it can be a latent heat of melting also. जैसे कि और दो वैल्यूज आपको जो याद रखने हैं. ओके, latent heat of melting of ice, पहले लेंगे latent heat of melting of ice, that is 80 calories per gram. ओके, ये याद रखना. Melting of ice is 80 calories per gram, latent heat of melting of ice. And latent heat of vaporization of water is 540 calories per gram. ये दो वैल्यूज अच्छे से याद कर लेना. अभी और एक चीज जो लास्ट थिंग जो बताना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा वेसल है, हमने जो पुराना एग्जांपल लिया था जिसमें एक आयरन रॉड है और आयरन रॉड को हमने 100 डिग्री पे हीट किया और उसको डिप किया पानी में जो कि पहले था 20 डिग्री सेल्सियस पे, और जिस कंटेनर में वो पानी है उसका भी टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस. तो यहां से ये ज्यादा टेम्परेचर पे है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली ये अपना हीट रिलीज करेगा. और ये हीट कौन कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये जो पानी है वो इसमें का हीट एब्जॉर्ब करेगा, एंड ऑब्वियसली ये जो वेसल है वो भी ये हीट एब्जॉर्ब करेगा. तो ऑब्वियसली वी गेट अ फॉर्मूला दैट heat lost by iron rod or by object
is equal to heat gained by water equals to heat gained by water plus heat gained by vessel. Heat gained by vessel. So same formula we will be using in terms of calorimeter. Calorimeter भी heat change measure करने के लिए यूज होता है, एक डिवाइस होता है. तो कैलोरीमीटर के लिए ये फॉर्मूला होता है that heat lost or gained by an object, okay, heat lost by an object equals to heat gained by water in calorimeter, heat gained by water in calorimeter plus heat gained by calorimeter, heat gained by calorimeter. So total जो heat है जो आयरन रॉड ने रिलीज की है वो दो सब्सटेंसेस या दो ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब करेंगे. कौन? पहले जो कैलोरीमीटर का पानी है वो भी एब्जॉर्ब करेगा और जो खुद कैलोरीमीटर है वो भी हीट एब्जॉर्ब करेगा. चलो अभी इनको अच्छे से पढ़ लेना एंड लेट अस सी द सॉल्व एग्जांपल्स. नाउ लेट अस सी द फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल. हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी to raise the temperature of 5 kg of water from 20 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. इन्होंने पूछा है कि अगर कोई पानी है, कितने 5 किलो पानी है, उसका इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हमको टेम्परेचर बढ़ाना है उस पानी का 200 डिग्री सेल्सियस. तो इस पानी को हमको कितनी हीट एनर्जी देना पड़ेगा ताकि उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा. अब देखो फर्स्ट थिंग, क्या फेज चेंज हो रहा है? क्या पानी किसी और फेज में कन्वर्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है. ओके, फेज वही रहेगी, पानी पानी ही रह रहा है. तो ऑब्वियसली हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? Q इक्वल्स टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी. पहले देखेंगे व्हाट आर द गिवन थिंग्स. तो गिवन इंफॉर्मेशन में पहले तो मास ऑफ वाटर दैट इज 5 kg. ओके, देन टेम्परेचर जो है 20 डिग्री से 100 डिग्री हो रहा है, तो हम चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. अगर कोई चीज गर्म हो रही है, अगर कोई चीज ठंडी हो रही है तो इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर. अभी लेकिन चीज गर्म हो रही है तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. यहां पे लिखता हूं फाइनल टेम्परेचर, या फिर आप डिनोट कर सकते हैं T1 और T2 से. फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. तो फाइनल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस और इनिशियल टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस. तो ये हो जाएगा डेल्टा टी इक्वल्स टू 80 डिग्री सेल्सियस. ओके, अभी इसमें हमको स्पेसिफिक हीट लगने वाला है क्योंकि हमारा फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी. Q स्टैंड्स फॉर हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड. इस कंडीशन में हीट एब्जॉर्ब होने वाली है क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ने वाला है फ्रॉम 20 टू 100 डिग्री सेल्सियस. तो C stands for specific heat. You have to remember that specific heat of water. Okay, specific heat of water is 1 calorie per gram degrees Celsius. इसको अलग टर्म्स में भी लिख सकते हैं. That will be 1 kilocal पर ग्राम की जगह भी हो जाएगा kg डिग्रीज सेल्सियस. ओके, दोनों भी सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे कैलोरीज की जगह किलो कैलोरीज आ गया, तो ऑब्वियसली ग्राम की जगह पे केजी आ गया. ओके, अब यहाँ पे देखो 5 kg है, 20 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला. चलो अब वैल्यूज डाल देते हैं. मास कितना है पानी का? दैट इज 5. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ओके, दैट इज गिवन. ओके, क्वेश्चन में दिया है लेकिन ये वैल्यू दी है. ओके, ये वैल्यू नहीं दी है, तो आंसर भी हमारा किलो कैलोरीज में आना चाहिए. ओके, क्योंकि हीट का यूनिट जो होता है दैट विल बी इन कैलोरीज और किलो कैलोरीज, ऐसा सीजीएस सिस्टम में. तो यहाँ पे अगर वैल्यू किलो कैलोरीज में है तो आपका जो हीट एब्जॉर्ब है उसका आंसर भी किलो कैलोरीज में आएगा. अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैलोरीज में दी है तो ऑब्वियसली आपका आंसर भी कैलोरीज में आएगा. चलो अभी स्पेसिफिक हीट दिया है 1 एंड चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर कितना था? डेल्टा टी, दैट इज 80. ओके, तो 80 into 5 is 400. So Q absorbed by water, okay, Q absorbed, heat absorbed by water to change from 20 degrees Celsius to 100 degrees Celsius is 400
कैलोरीज। कैलोरीज आएगा क्या? नहीं, इट विल बी के कैल, यानी कि किलो कैलोरीज, क्योंकि स्पेसिफिक हीट किलो कैलोरीज में दी है। सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी एग्जांपल 2। अ कॉपर स्फीयर of 100 gram mass is heated to raise its temperature to 100 degrees Celsius। क्या लिया हुआ है? कॉपर स्फीयर लिया है, ओके, और जिसका मास है 100 ग्राम्स। उसको हमने हीट किया है ताकि उसका टेम्परेचर हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस एंड इज रिलीज्ड इन वाटर ऑफ मास 195 ग्राम्स। तो जो ये स्फीयर है कॉपर का विच इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, उसको हम पानी में डालने वाले हैं। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? कॉपर जो है, जो स्फीयर है, उसका जो टेम्परेचर है वो कम होने वाला है, ओके। इट्स रेज टेम्परेचर टू 100 डिग्रीज सेल्सियस एंड इज रिलीज्ड इन वाटर ऑफ मास 195 ग्राम्स। तो जिस पानी में उसको हम रिलीज करने वाले हैं उसका मास भी दिया है 195 ग्राम्स एंड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। पानी का टेम्परेचर कितना है? इनिशियली 20 डिग्री सेल्सियस एंड दिस वाटर इज इन द कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस टू मेजर द हीट, ओके। एक डिवाइस होता है जिससे हम हीट को मेजर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है कैलोरीमीटर में, तो कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस ही होगा। इफ द मास ऑफ कैलोरीमीटर इज 50 ग्राम्स, व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर? अब क्वेश्चन में एक दिया गया है, यानी क्या समझाया गया है कि हम एक स्फीयर ले रहे हैं कॉपर का, जिसको हमने 100 डिग्री तक हीट किया। अब ये जो हीटेड स्फीयर है उसको हमने पानी में डाला इन द कैलोरीमीटर। तो उसके बाद जो स्फीयर है कॉपर का, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा क्योंकि हीट वो रिलीज करेगा, और जो हीट कॉपर के स्फीयर ने रिलीज की है उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा? उसको एब्जॉर्ब करेगा वाटर इन द कैलोरीमीटर एज वेल एज द कैलोरीमीटर। तो इसके वजह से दोनों का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पानी का भी टेम्परेचर बढ़ेगा और कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इनिशियल टेम्परेचर जो कॉपर का कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है, ओके। इनिशियल टेम्परेचर कॉपर स्फीयर का 100 डिग्री सेल्सियस है। वाटर का है 20 डिग्री सेल्सियस और कैलोरीमीटर का भी है 20 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब क्या हो जाएगा? ये पूरा प्रोसेस होने के बाद जब हम डुबा देंगे उस गर्म कॉपर के स्फीयर को, तो हीट ट्रांसफर होने लगेगा। हीट ट्रांसफर कब तक हो जाएगा? जब तक कि सबका टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। इसका मतलब एंड में सबका टेम्परेचर सेम होने वाला है, यानी कि फाइनल टेम्परेचर सबका सेम होगा। किसका किसका? कॉपर स्फीयर का भी, वाटर का भी और कैलोरीमीटर का भी। तो जब तक ये टेम्परेचर सेम नहीं होता है तब तक ये हीट ट्रांसफर हो जाता है, और जब ये टेम्परेचर सेम हो जाएंगे तब हीट ट्रांसफर होना रुक जाएगा। So we can say that let T be, okay, T, capital T, be the final temperatures attained by which one? पहला है कॉपर स्फीयर, then water and कैलोरीमीटर। तो ये हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर में, तीनों का भी टेम्परेचर सेम हो जाएगा और फिर हीट ट्रांसफर होना रुक जाएगा। चलो अभी हमने और एक चीज देखी है कि हीट लॉस्ट और रिलीज्ड बाय कॉपर स्फीयर, हीट लॉस बाय कॉपर स्फीयर इक्वल्स टू हीट गेन बाय वाटर इन द कैलोरीमीटर, हीट गेन बाय वाटर इन कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। और लास्ट में क्या पूछा है? व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर, यानी कि ये सब होने के बाद पानी का टेम्परेचर कितने से बढ़ने वाला है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हीट लॉस बाय कॉपर स्फीयर इक्वल्स टू हीट गेन बाय वाटर एंड प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। तो पहले हम निकालेंगे हीट लॉस बाय स्फीयर, कॉपर स्फीयर। So let us take the first thing, that is heat lost by copper sphere। अब फेज चेंज हो रहा है नहीं, तो फॉर्मूला Q इक्वल्स टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ओके।
तो यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द कॉपर स्फीयर 100 ग्राम्स है। देन स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर ऑलरेडी दिया है 0.1 एंड इनटू डेल्टा टी। ओके, डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। अभी ऑब्जेक्ट जो है वो ठंडा हो रहा है, कॉपर स्फीयर को 100 डिग्री तक गर्म किया था और फिर पानी में डाला यानी कि ठंडा हो रहा है। इसका मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर रहेगा दैट विल बी इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। ठंडा होते वक्त चेंज इन टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर हमने कंसीडर किया है, सबका क्या होने वाला है, T, तो इट विल बी 100 माइनस T। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द हीट लॉस्ट बाय कॉपर स्फीयर। ओके, नाउ इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 0.1, ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे कर देता हूं 100 इंटू 0.1। 100 इंटू 1 इज 100, डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट यानी कि हो जाएगा 10, तो ये बनेगा 10 इंटू 100 माइनस टी। ओके, अब ये हो गया हीट लॉस बाय कॉपर स्फीयर एंड दैट इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। तो अभी हम निकालेंगे हीट गेन्ड बाय वाटर, हीट गेन्ड बाय वाटर। तो हीट गेन बाय वाटर अगेन Q इक्वल्स टू mct यानी कि मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो मास ऑफ वाटर कितना दिया है, 195 ग्राम्स, तो यहां पे लिख दो 195। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है वो हमेशा 1 होता है। ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1, ये याद रखना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट हो जाएगा 1 ऑफ वाटर एंड इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। अब पानी गर्म होने वाला है तो चेंज इन टेम्परेचर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर सबका T है तो T ही लेंगे एंड माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर पानी का कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस। तो Q बन जाएगा 195 and multiplied by T minus 20. Now what we have to find? We have to find the heat gained by calorimeter. Okay, third आएगा heat gained by calorimeter. Heat gained by calorimeter. तो heat gained by calorimeter that will be Q. Heat absorb और release के लिए Q यूज करते हैं। फेस चेंज नहीं है तो फॉर्मूला हो जाएगा m into c into delta T। तो मास ऑफ कैलोरीमीटर दिया हुआ है, मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना दिया है, इन 50 ग्राम्स है, तो ये हो गया 50 इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। कैलोरीमीटर भी कॉपर का है और स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर ऑलरेडी दे चुके हैं, दैट इज 0.1 एंड इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अब कैलोरीमीटर पहले 20 डिग्री सेल्सियस पे था, अभी उसका टेम्परेचर बढ़ने वाला है। ओके, तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर T एंड इनिशियल टेम्परेचर जो पानी का ही टेम्परेचर था वही कैलोरीमीटर का भी रहेगा यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये कितना बनेगा, Q इक्वल्स टू 50 इंटू 0.1 इज 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय T माइनस 20। चलो अभी हमको पता है कि हीट लॉस्ट बाय, यहां पे लिख देता हूं मैं फिर से, दैट इज heat lost by copper sphere. Heat lost by copper sphere equals to heat gained by water plus heat gained by calorimeter. ओके, अब इनके वैल्यूज डाल देंगे। हीट लॉस्ट बाय कॉपर स्फीयर हमने निकाला हुआ है, दैट इज 10 इंटू 100 माइनस टी। तो 10 into 100 minus T will be equal to heat gained by water. Heat gained by water भी हमने निकाला है, that is 195 into T minus 20. 195 into T minus 20 and plus heat gained by calorimeter. Calorimeter का भी निकाला है 5 into T minus 20. चलो अभी हम सॉल्व करेंगे इसको। अभी एक चीज तो आप देख सकते हो कि ये T-20 है, ये T-20 है। जैसे कि हमको पता है कि 3a plus 5a
इज इक्वल टू 8a। तो सेम चीज है, ये 195a है प्लस 5a है। ओके, 195a हम इसको a कंसीडर कर लो, दोनों भी सेम है, t माइनस 20 एंड प्लस 5a, तो ये बन जाएगा 200a। यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे t माइनस 20 है, तो ये क्या बनेगा 195 प्लस 5 यानी कि 200 इंटू टी माइनस 20 एंड दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 100 माइनस टी। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 10 को हम यहां पे ले लेंगे तो ये 200 में से एक जीरो कट हो जाएगा। ओके, देखो 100 माइनस टी इज इक्वल टू 200 के नीचे आ जाएगा 10 एंड इंटू टी माइनस 20, तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल। ओके, अभी देखो क्या आता है, 100 माइनस टी इक्वल्स टू, यहाँ पे एक जीरो कट हो चुका है, तो 20 इंटू टी माइनस 20। चलो अभी इसको सॉल्व करेंगे आगे। मैं ऊपर सॉल्व करता हूं, इसको ऊपर लिख लेता हूं। अभी हमको मिला है 100 माइनस टी, 100 माइनस टी इक्वल्स टू 20 इंटू टी माइनस 20, 20 into t minus 20. Now let us solve it, simplify it. Therefore 100 minus t equals to 20 into t, 20t, and minus 20 into 20 is minus 400. Okay? अब ये 20t इधर आ जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा minus 20t, क्योंकि मैंने 20t को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया। ये है minus 400 और ये 100 उधर चला जाएगा तो it will become minus 100, 100 को उधर लेके गया minus 100, तो क्या आया माइनस 21t इक्वल्स टू माइनस 400 माइनस 100 यानी कि माइनस 500। माइनस माइनस साइन गेट्स कैंसल्ड एंड t इक्वल्स टू 500 अपॉन 21। तो लेट अस डिवाइड 500 बाय 21। यहां पे कर लेते हैं 500 डिवाइडेड बाय 21। 21 2s are, दैट विल बी 42, देन 10 में से 2 गए 8, ये 0, अब 0 आ जाएगा तो कितना आएगा, 4 लिया तो 84 हो जाएगा, 3 लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 10 में से 3 गए 7, 7 में से 6 गया 1। ओके, तो 17 बच गया यहाँ पे। नाउ वी विल टेक 0, अभी कितना ले सकते हैं, 7 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो एक पॉइंट डेसिमल तक ही निकालेंगे तो यू विल गेट t इक्वल्स टू 23.8 डिग्रीज सेल्सियस, यानी कि फाइनल टेम्परेचर अटेन्ड बाय वाटर इज 23.8 डिग्रीज सेल्सियस। पहले पानी का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसमें गर्म स्फीयर डाल दिया तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, अप टू 23.8 डिग्रीज सेल्सियस तक। सो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, पहले था 20, अभी बन गया 23.8 डिग्रीज सेल्सियस। Now let us see the last example. If 80 grams of steam of temperature 97 degrees Celsius is released on an ice slab of temperature 0 degrees Celsius, इसका मतलब कि हमने स्टीम ली है, यानी कि वेपर स्टेट में, ऑब्वियसली गैसियस स्टेट में, और उसका टेम्परेचर, स्टीम का टेम्परेचर है कितना, 97 डिग्रीज सेल्सियस, और कितनी स्टीम ली है, 80 ग्राम्स, और इस स्टीम को हमने एक आइस स्लैब के ऊपर छोड़ दिया। ओके, स्टीम को आइस स्लैब के ऊपर छोड़ दिया, और ऑब्वियसली आइस का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। देन हाउ मच आइस विल मेल्ट, ऑब्वियसली जब गर्म स्टीम हम आइस के ऊपर छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली आइस मेल्ट होने वाला है, तो वो पूछ रहे हैं कि कितना आइस मेल्ट होने वाला है। देन हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू द आइस when the steam will be transferred to water. Okay, सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि अब ऑब्वियसली जब हम स्टीम को बर्फ के ऊपर फेंकेंगे तो स्टीम ठंडी हो जाएगी, पहले स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर के अंदर, यानी कि फेज चेंज होने वाला है। ओके, फिर वाटर में कन्वर्ट होने के बाद फिर उस वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, क्योंकि इट इज इन कॉन्टैक्ट विद आइस। तो ऑब्वियसली ठंडी जब चीज हो रही है तो वो एनर्जी रिलीज करती है, तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो अब कौन एब्सॉर्ब करेगा, जो स्टीम ने एनर्जी रिलीज की है वही एनर्जी अभी बर्फ एब्सॉर्ब करेगा। ओके, उसी के वजह से वो मेल्ट होगा।
तो ऑब्वियसली ये इन्होंने पूछा है कि कितनी एनर्जी वो आइस है वो एब्जॉर्ब करने वाला है और कितने अमाउंट यानी कि कितना किलो जो आइस है वो मेल्ट होने वाला है। सो वी हैव टू सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ द गिवन फॉर्मूलीज, यानी कि फॉर्मूलीज कौन से हैं अपने पास। एक होता है mct हीट जो रिलीज या एब्जॉर्ब के लिए है, लेकिन ये कब यूज होता है व्हेन द फेज इज नॉट चेंजिंग, फेज वही रहता है, और जब फेज चेंज होता है देन वी यूज हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड इक्वल्स टू मास इनटू लेटेंट हीट। चलो सॉल्व करते हैं फिर। 80 ग्राम्स ऑफ स्टीम ऑफ टेम्परेचर 97 डिग्रीज सेल्सियस। ओके, तो पहले हम लिखेंगे हीट लॉस्ट बाय स्टीम कितने डिग्रीज पे अभी एट 97 डिग्रीज सेल्सियस। ओके, अभी स्टीम किस में कन्वर्ट होने वाली है, वाटर के अंदर। ओके, तो टू कन्वर्ट इनटू वाटर एट 97 डिग्रीज सेल्सियस। एक चीज ध्यान में रखो, स्टीम है जो 97 डिग्रीज पे सेल्सियस पे है, अब इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, और उस वाटर का भी टेम्परेचर क्या रहने वाला है 97 डिग्रीज सेल्सियस, क्योंकि हमने देखा था कि ड्यूरिंग अ फेज चेंज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो फेज चेंज होते वक्त अभी हीट रिलीज होने वाली है, तो हम यहां लिखेंगे हीट रिलीज्ड बाय स्टीम। ओके, यानी कि Q इक्वल्स टू यहां पे क्या आ जाएगा, अब देखो फेज चेंज है तो फेज चेंज में फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू लेटेंट हीट, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो Q विल बिकम मास ऑफ वाटर कितना दिया है 80 ग्राम्स एंड इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितना दिया है 540। और एक चीज जो याद रखनी है, अगर वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है या स्टीम फिर से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो यही वैल्यू यूज किया जाएगा, दैट इज 540 कैलोरीज पर ग्राम। तो कितना हो जाएगा Q इक्वल्स टू 8 0 0, 8 4 32, 3 कैरी, 8 5 40, 40 प्लस 3 43 एंड 1 रिमेनिंग 0। तो इतने कैलोरीज हीट रिलीज हुआ कब, जब स्टीम गॉट कन्वर्टेड इनटू वाटर, स्टीम एट 97 डिग्री सेल्सियस got converted to water and the temperature of water will always be also be 97 degrees Celsius। अब ये हो गया, लेकिन स्टीम हम आइस के ऊपर छोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये पानी भी और ठंडा हो जाएगा। ओके, कितने डिग्री तक, 0 डिग्री सेल्सियस तक। क्यों, क्योंकि इट इज इन कांटेक्ट विद आइस, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नाउ अगेन हीट विल बी रिलीज्ड। ओके, नाउ इसको हम फर्स्ट दे देंगे, सेकंड दे देंगे। हीट रिलीज्ड बाय स्टीम, सॉरी हीट रिलीज अभी वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, तो हीट रिलीज बाय वाटर एट 97 डिग्री सेल्सियस। अब स्टीम का पूरा पानी बन गया है और पानी का भी टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस है। अभी और वो ठंडा होगा क्योंकि इट इज इन कांटेक्ट विद आइस, तो उसका टेम्परेचर और कम होने वाला है। लेकिन क्या फेस चेंज हो रही है, नहीं, फेस चेंज नहीं हो रहा है। ओके, वाटर ही रहने वाला है, सिर्फ उसका टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे जाने वाला है क्योंकि इट इज इन कांटेक्ट विद आइस। सो हीट रिलीज बाय वाटर एट 97 डिग्री सेल्सियस। ओके, टू कन्वर्ट इनटू वाटर, वाटर में ही कन्वर्ट होगा, वाटर ही रहेगा एट, लेकिन टेम्परेचर पानी का 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब कौन सा फॉर्मूला होगा, ऑब्वियसली Q इक्वल्स टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो Q इक्वल्स टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अब इसको Q1 दे देते हैं, इसको Q2 दे देते हैं। मास ऑफ वाटर तो सेम है, कितना है 80 ग्राम्स। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमको पता है दैट इज 1, तो 1 डाल दो यहाँ पे। एंड चेंज इन टेम्परेचर, ओके, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी कैसा निकालते हैं हम, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ओके, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अगर कोई चीज हीट हो रही है और कोई चीज अगर कूल हो रही है तो इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। तो यहाँ पे ठंडा हो रहा है पानी, तो इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर क्या है 97 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनल टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये बन जाएगा 80 इंटू 1 इंटू 97। तो इसका कैलकुलेशन कर लेंगे अभी 80 इंटू 97।
8 7s are 56, 5 carry, 8 9s are 72, 72 plus 5 is 77, and this 0 remaining, that is 7760 calories. ओके, अब ये एक पार्ट हो गया। अब ये हीट किसने रिलीज की है? स्टीम। कहां से? जब वो स्टीम एट 97 डिग्री सेल्सियस था, बाद में वो वाटर में कन्वर्ट हो गया एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, so this heat that is released by steam will be absorbed by obviously ice. Okay, so I can write here heat absorbed by ice, heat absorbed by ice equals to heat released by steam at 97 degrees Celsius. Okay, to convert into water at 97 degrees Celsius, क्योंकि फेस चेंज है, प्लस द हीट रिलीज्ड बाय वाटर टू कन्वर्ट फ्रॉम water at 97 degrees Celsius to water at 0 degrees Celsius. ओके, पहले स्टीम था, पानी में कन्वर्ट हुआ, लेकिन स्टीम का और पानी का टेम्परेचर 97, फिर वाटर और ठंडा हुआ तो 97 पे से 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हुआ, लेकिन वाटर ही था। ओके, तो हीट एब्जॉर्ब बाय आइस विल बी इक्वल टू, कितना था हमारा? पहला था 43,200 एंड प्लस 7,760। ओके, तो 43,200 प्लस 7,760 कितना हो गया? 0 6 9 एंड 50 960 calories. That is the heat absorbed by ice. Okay, that is the heat absorbed by ice. Now what is given कि how much ice is going to melt. Okay, ये जो है ये हीट एब्जॉर्ब करने वाला है आइस। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा और वो पिघल जाएगा। इसका मतलब आइस कन्वर्ट होने वाला है वाटर के अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फेज चेंज। ओके, तो फेज चेंज होते वक्त फॉर्मूला क्या बनता है? Q इक्वल्स टू मास इनटू लेटेंट हीट। ओके, अब कितना चेंज होने वाला है, कितना मास चेंज होने वाला है, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला यानी इसको फॉर्मूला डालने के बाद हमको वो चीज आ जाएगी। दैट इज हीट गेन्ड बाय आइस, हीट गेन्ड बाय आइस यानी कि हीट एब्जॉर्ब बाय आइस, दैट इज Q इक्वल्स टू मास ऑफ आइस इनटू latent heat of melting of ice. Okay, into latent heat of melting of ice. Okay, तो heat gained by ice तो हम निकाल चुके हैं, कितना? 50,960 एंड मास ऑफ आइस हमको निकालना है जो कि पिघल चुका है, वही हमको ढूंढ के निकालना है, एंड इनटू लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस जो कि दिया गया है। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस कितना है? 80। ओके, तो मास ऑफ आइस क्या बनेगा? Mass of ice equals to 50,960 divided by 80. 50,960 divided by 80. ओके, तो ये कैंसिल। अभी 5096 को 8 से डिवाइड करते हैं, सो यू विल गेट 8 6 48, then 29, then 8 3 24, 5 8 7 56. So mass of ice that is going to melt is 637 grams. Okay, so you get the answer 637 grams. This is the amount of ice that is going to melt after steam is driven on it. Okay, so this was the explanation of salt examples. जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।